सब्सक्राइब कीजिए एजुकेशन प्लेनेट यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशन और टेक वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। प्रिय विद्यार्थियों, आप सबका स्वागत है एजुकेशन प्लेनेट नोहर चैनल पर। और आज हम कक्षा 7 विज्ञान में चैप्टर नंबर 10 जीवों में श्वसन, इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे। जीव का मतलब हो गया है जितने भी पशु पक्षी है, मनुष्य है, वो सब जीव हो गए। और श्वसन आप सब जानते हैं, जब हम जिसको सांस लेना भी कहते हैं, हम श्वास लेते हैं और श्वास में हम ऑक्सीजन अंदर लेके जाते हैं जो कि वायु के साथ मिली होती है, और वापसी में हम जब बाहर निकालते हैं सांस को, उस समय हम कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध वायु को बाहर निकालते हैं। तो ये श्वसन की आवश्यकता क्यों होती है, किस प्रकार से श्वसन होता है, इसी के बारे में ये पूरा पाठ है। और आप सबसे एक ये परिचित पाठ है, कोई ऐसी इसमें नई बात नहीं है कि जो आप जानते नहीं, क्योंकि सभी हम श्वसन लेते हैं और तेज़ चलते हैं तो हमारी सांस तेज़ चलने लग जाती है, हाँफते हैं हम, इस प्रकार की बातों से आप अच्छी तरह से परिचित भी है। लेकिन इसकी पूरी गहराई से बातचीत करेंगे हम कि श्वसन की आवश्यकता शरीर को क्यों होती है, इस बात पे भी विचार करेंगे। तो चलिए पाठ को हम स्टार्ट करते हैं। आप जानते हैं कि जब आप भागते हैं तो आपकी सांस तेज चलने लग जाती है और आप हाँफने लग जाते हैं। सांस लेना हमारी श्वसन प्रक्रिया का एक चरण होता है। अब श्वसन की आवश्यकता क्यों होती है, हम श्वास क्यों लेते हैं, इसके पीछे एक महत्वपूर्ण इसका एक कारण है कि सभी जीव सूक्ष्म इकाइयों के बने होते हैं जिन्हें कोशिका कहते हैं। और कोशिका जीव की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। जीव की प्रत्येक कोशिका पोषण, परिवहन, उत्सर्जन और जनन जैसे कार्यों को करती है, और इन कार्यों को करने के लिए कोशिका को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब ये ऊर्जा उसको कहाँ से मिलती है? भोजन में संचित ऊर्जा श्वसन के समय मुक्त होती है, और इस ऊर्जा को भोजन से प्राप्त करने के लिए सभी जीवों को श्वसन की आवश्यकता होती है। तो श्वसन की आवश्यकता क्यों होती है? भोजन में जो ऊर्जा संचित है उसको मुक्त करने के लिए, उसको प्राप्त करने के लिए श्वसन की आवश्यकता होती है। अब वायु में ऑक्सीजन होती है, और तथा ऑक्सीजन युक्त वायु को श्वसन क्रिया के समय हम सांस के द्वारा शरीर के अंदर ले जाते हैं। वायु में क्या होती है? ऑक्सीजन। हम इसकी वायु की ऑक्सीजन उपयोग करते हैं, और ऑक्सीजन ये युक्त जो वायु है उसको हम सांस के द्वारा शरीर के अंदर ले जाते हैं। तो जिसमें उपस्थित ऑक्सीजन शरीर के सभी भागों में और अंत में प्रत्येक कोशिका में ले जाई जाती है, और कोशिकाओं में यह ऑक्सीजन भोजन के विखंडन में सहायता करती है, और इसके फलस्वरूप ऊर्जा मुक्त होती है, और इसे कोशिकीय श्वसन कहते हैं। सभी जीवों की कोशिकाओं में कोशिकीय श्वसन होता है। और जब हम सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध वायु हमारे शरीर से बाहर निकलती है, और कोशिका के अंदर भोजन में पाया जाने वाला ग्लूकोज ऑक्सीजन का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल में टूटता है, तो वो इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है। अब वायवीय श्वसन, जब ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन के द्वारा होता है तो यह वायवीय श्वसन कहलाता है। देखिए, ग्लूकोज और ये ऑक्सीजन की यहाँ पे उपस्थिति होना चाहिए। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये कार्बन डाइऑक्साइड ऊर्जा, इसका निर्माण होता है और ऊर्जा प्राप्त हमें होती है। दूसरे प्रकार का श्वसन है अवायवीय श्वसन। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी भोजन विखंडित होता है, और यह क्रिया अवायवीय श्वसन कहलाती है। भोजन के विखंडन से ऊर्जा मुक्त होती है। यीस्ट जैसे अनेक जीव वायु की अनुपस्थिति में भी जीवित रह सकते हैं, क्योंकि यह अवायवीय श्वसन के द्वारा ऊर्जा प्राप्त करते हैं। अब कैसे करें? ग्लूकोज है, अब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा मुक्त होगी।
अब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज, अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में विखंडित हो जाता है। तो ये जो ऊपर का ये बात थी वो इसी अवायवीय श्वसन से संबंधित है। तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज, अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में विखंडित हो जाता है। हमारी पेशी कोशिकाएं भी थोड़े समय के लिए अवायवीय श्वसन कर सकती है। कैसे करती है? लेकिन वे ऐसा ऑक्सीजन को की अस्थायी रूप से कमी हो जाने पर करती है। बहुत देर तक आप व्यायाम करते हैं, तेज़ी से दौड़ते हैं, कई घंटे टहलते हैं, साइकिल चलाते हैं अथवा भारी वजन उठाने जैसे अनेक कार्यों को करने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। लेकिन ऊर्जा पैदा करने के लिए हमारे शरीर को ऑक्सीजन की आपूर्ति सीमित होती है और ऊर्जा की इस अतिरिक्त मांग को पूरा करने के लिए पेशी कोशिकाएं अवायवीय श्वसन करती है। अब पेशी में ग्लूकोज, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति है तो ये लैक्टिक अम्ल बनाएगा और साथ में ऊर्जा हमें मिलेगी। व्यायाम करते समय हमारे शरीर की कुछ पेशियां अवायवीय रूप में श्वसन कर सकती है। एक बार आपने देखा होगा, कई बार आपने, कि अत्यधिक व्यायाम करने के बाद में पेशियों में अवायवीय श्वसन से ऐंठन हो जाती है, सूजन आ जाती है, कुछ ज़्यादा व्यायाम करने से दर्द होने लग जाता है। इस क्रिया में ग्लूकोज के आंशिक विखंडन से लैक्टिक अम्ल और कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। लैक्टिक अम्ल का इकट्ठा होना पेशियों में ऐंठन का कारण होता है और गर्म पानी से हम स्नान करते हैं या शरीर की मालिश करवाने पर हमें ऐंठन में आराम मिलता है, क्योंकि यह रक्त का संचरण बढ़ा देता है, जिसके परिणाम स्वरूप पेशी कोशिकाओं को ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ जाती है और लैक्टिक अम्ल का कार्बन डाइऑक्साइड और जल में पूर्ण विखंडन हो जाता है। अब हम बात करते हैं श्वसन की। हम बिना सांस लिए अधिक देर तक जीवित नहीं रह सकते हैं। श्वसन या सांस लेने का अर्थ है ऑक्सीजन से समृद्ध वायु को अंदर खींचना या ग्रहण करना और कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध वायु को बाहर निकालना। तो हम श्वसन किसको कहेंगे? ऑक्सीजन से समृद्ध वायु को हम अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध वायु को हम बाहर निकालते हैं। इस क्रिया को हम कहेंगे श्वसन। और बिना सांस लिए अधिक देर तक हम जीवित भी नहीं रह सकते। एक होता है अंतः श्वसन। जो श्वसन है ये श्वास को अंदर ले जाना और बाहर निकालना, दोनों को कहते हैं अंतः, इसको कहते हैं श्वसन। और इसके भी दो भाग हैं। पहला भाग है इसका अंतः श्वसन और दूसरा है उच्छ्वसन। अंतः श्वसन कहते हैं ऑक्सीजन से समृद्ध वायु को शरीर के अंदर लेना, अंतः श्वसन कह लेते हैं। यानी कि जब हम श्वास को लेते हैं, ऑक्सीजन से समृद्ध वायु को शरीर के अंदर लेते हैं तो उसको कहेंगे अंतः श्वसन। और कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध वायु को बाहर निकालते हैं तो इसे कहेंगे उच्छ्वसन। यह एक सतत प्रक्रिया है जो प्रत्येक जीव के जीवन में हर समय अर्थात जीवन पर्यंत होती रहती है। जब जीव का जन्म होता है तब से लेकर मृत्यु पर्यंत तक, जब तक वो जीवित है, उसमें श्वसन की क्रिया चलती रहती है। श्वास को अंदर लेना और बाहर निकालना, इसको श्वसन कहेंगे। और इसके दो भाग हैं। श्वास को अंदर ले जाना, ऑक्सीजन से भरी हुई वायु को अंदर ले जाना, यह अंतः श्वसन कहलाएगा। और कार्बन डाइऑक्साइड से भरी वायु को बाहर निकालना, यह उच्छ्वसन कहलाएगा। अब बात करते हैं श्वसन दर की। कोई व्यक्ति 1 मिनट में जितनी बार श्वसन करता है वह उसकी श्वसन दर कहलाती है। और अंतः श्वसन और उच्छ्वसन दोनों साथ साथ होते रहते हैं। एक श्वास बराबर एक अंतः श्वसन प्लस एक उच्छ्वसन, यानी हमने श्वास को अंदर लिया और उसको बाहर निकाला, इसको हम एक श्वास कहेंगे। जब किसी व्यक्ति को अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो वह तेजी से श्वसन करने लग जाता है। इसके परिणाम स्वरूप हमारी कोशिकाओं को अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति होती है। यह भोजन के विखंडन की दर को बढ़ा देता है, जिससे अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। इसलिए शारीरिक क्रियाकलाप के बाद हमें भूख लगती है। हम जितनी बार अंतः श्वसन करते हैं उतनी बार ही उच्छ्वसन भी करते हैं। तेज चलने, दौड़ने के बाद हमारी श्वसन की दर बढ़ जाती है। विश्राम की अवस्था में हमारी श्वसन की दर सामान्य हो जाती है या धीरे होती है। कोई वयस्क व्यक्ति विश्राम की अवस्था में 1 मिनट में औसत रूप से 15 से 18 बार श्वास अंदर लेता है और अधिक व्यायाम करने में श्वसन दर 25 बार प्रति मिनट तक बढ़ जाती है। व्यायाम के दौरान हम न केवल तेजी से सांस लेते हैं बल्कि हम गहरी सांस भी लेते हैं और इस प्रकार अधिक ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं,
नींद लेते समय हमारे शरीर को कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए हमारी श्वसन दर सोते समय सबसे कम होती है। अब आप देखिए, अब ये विभिन्न क्रियाकलाप है और इनमें श्वसन दर भी अलग अलग होती है। ये सो रहे हैं, अब सबसे कम होगी। चल रहे हैं, उससे कुछ ज़्यादा होगी। दौड़ रहे हैं, ज़्यादा होगी। और ये मेहनत का काम कर रहे हैं, यहाँ भी ज़्यादा होगी। पढ़ाई कर रहे हैं, इसमें सामान्य रहेगी। कपड़े धो रहे हैं, यहाँ भी थोड़ी सी तेज़ श्वसन दर की होगी। अब हम श्वसन कैसे करते हैं? सामान्यतः हम अपने नथुनों, नासा द्वार से वायु अंदर लेते हैं, यानी जो नाक का आगे का छिद्र होता है उसे कहते हैं नासा द्वार। अब यहाँ से वायु को अंदर लेते हैं, और जब हम वायु को अंतः श्वसन के द्वारा अंदर लेते हैं तो ये हमारे नथुनों से नासा गुहा में चली जाती है, और नासा गुहा से वायु श्वास नली में चली जाती है, और श्वास नली से होकर वायु हमारे फेफड़ों यानी फुफ्फुस में जाती है। फेफड़े वक्ष गुहा में स्थित होते हैं, और वक्ष गुहा पार्श्व में पसलियों से घिरी रहती है। एक बड़ी पेशीय परत जो डायफ्राम कहलाती है, वक्ष गुहा को आधार प्रदान करती है। अवश्वसन में डायफ्राम और पसलियों से बने पिंजर में गति होती है। अब देखिए आप, थोड़ा सा इसको हम बड़ा कर लेते हैं। अब ये है यहाँ पे ये नासा गुहा, और ये है मुख गुहा। अब नासा गुहा से हमने श्वास को लिया, और यह है श्वास नली के द्वारा होती हुई यहाँ पर फेफड़ों में चली गई, और ये जो ऐसे आपको एक बाहर इसका एक पिंजरा सा बना हुआ है, ये पसलियाँ हैं, और अंदर ये फेफड़े की स्थिति है। ये फेफड़ा अंदर से इस प्रकार से है, ऐसे ये वृक्ष की तरह दिखाई दे रहा है आपको, और यहाँ ये नीचे इसको आधार प्रदान कर रहा है, ये है डायफ्राम। तो ये मानव श्वसन तंत्र का एक चित्र है। अब इसके में हम बात कर रहे हैं अंतः श्वसन की। जब अंतः श्वसन होता है तो पसलियाँ ऊपर और बाहर की ओर गति करती है, और डायफ्राम नीचे की ओर गति करता है। यह गति हमारे वक्ष गुहा के आयतन को बढ़ा देती है, और वायु फेफड़ों में आ जाती है। फेफड़े वायु से भर जाते हैं। और जब उच्छ्वसन होता है, श्वास को बाहर निकालते हैं, इस समय पसलियाँ नीचे और अंदर की ओर जाती है, जबकि डायफ्राम ऊपर की ओर अपनी पूर्व स्थिति में आ जाता है। इससे वक्ष गुहा का आयतन कम हो जाता है, इस कारण वायु फेफड़ों से बाहर धकेल दी जाती है। अब देखिए, इसमें ये अंतः श्वसन का तरीका है, और ये है उच्छ्वसन का तरीका है। अब अंतः श्वसन में फैलाव हो गया, और उच्छ्वसन में यह सिकुड़ता है, यानी अपनी पूर्व स्थिति में आ जाता है। अब इसका एक हम प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं, एक प्रयोग कर सकते हैं। प्लास्टिक की एक चौड़े मुंह वाली एक बोतल लेकर इसके पेंदे को काट कर अलग कर देते हैं, और वाई आकार की कांच अथवा प्लास्टिक की नली लेते हैं। बोतल के ढक्कन में एक ऐसा छिद्र करते हैं जिससे ये नली आसानी से निकल जाए, और नली के साखित सिरे पर 2 गुब्बारे बिना फूले हुए लगा देते हैं, और नली को बोतल में लगा देते हैं। बोतल पर ढक्कन लगाकर इसे इस प्रकार सीट बंद कर देते हैं कि वायु रुद्ध हो जाए, यानी वायु इसमें से आ जा न सके। और बोतल के खुले पेंदे पर रबड़ या प्लास्टिक की एक पतली शीट तानकर किसी रबड़ बैंड की सहायता से बांध देते हैं। अब फेफड़ों में होने वाले प्रसार को समझने के लिए रबड़ की परत को पकड़कर आधार से नीचे की ओर खींचते हैं तो गुब्बारे फूल जाते हैं। इसके बाद रबड़ की परत को ऊपर की ओर धकेलते हैं, और इस कारण गुब्बारे पिचक जाते हैं। अब देखिए, अब इसमें हम चित्र को अच्छी प्रकार से इसमें देखते हैं। यहाँ रबड़ की जो परत है वो डायफ्राम की तरह और गुब्बारे फेफड़ों की तरह काम कर रहे हैं। अब देखिए, अब क्या होगा। ये जो पहला है, इसमें हमने श्वसन लिया तो ये जो नीचे हमने सीट लगाई थी रबर की, इसको हमने खींचा। अब नीचे खींचेंगे, इस सीट को खींचेंगे तो इसमें ये यहाँ वायु आ गई, ये भर गई, और जब इसको हम ऊपर की तरफ धकेलेंगे तो इसमें से वायु बाहर निकल जाएगी। ठीक इसी प्रकार से फेफड़े काम करते हैं, और जब हम श्वसन लेते हैं तो हमारे फेफड़ों में ऑक्सीजन भर जाती है, वायु भर जाती है, और ये जो डायफ्राम है ये नीचे आ जाता है, फूल जाता है, और जब हम श्वास को बाहर निकालते हैं तो डायफ्राम अपनी पहले वाली स्थिति में आ जाता है। अब उच्छ्वसन में बाहर क्या निकलते हैं?
कोई पतली स्वच्छ परखनली लेकर उसमें थोड़ा सा ताज़ा बने चूने का पानी डालते हैं। ये तो आपने पहले ही इसमें अभी पढ़ लिया और इसको सुन भी लिया कि जब हम उच्छ्वसन करते हैं तो उस समय हम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलते हैं। अब एक प्रयोग के द्वारा भी सिद्ध करते हैं कि वास्तव में कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है क्या। तो कोई पतली स्वच्छ परखनली लेकर उसमें थोड़ा सा ताज़ा बना चूने का पानी डालेंगे और परखनली के मुंह पर एक कार्क लगाते हैं जिसके अंदर एक स्ट्रा नली को परखनली में इस प्रकार डालते हैं कि वे चूने के पानी में डूब जाए। अब एक स्ट्रा के द्वारा धीरे धीरे चूने के पानी में फूंक मारेंगे और चूने के पानी में फूंक मारने पर चूने का पानी दूधिया हो जाता है। जो हमारे द्वारा फूंक मारी गई वायु में कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है उस फूंक में, जो चूने के पानी में जाने पर कैल्शियम कार्बोनेट बनाती है। इस कारण चूने का पानी दूधिया हो जाता है। और हम जिस वायु का अंतःश्वसन अथवा उच्छ्वसन करते हैं वह गैसों का मिश्रण होती है। अब ये देखिए, ये स्ट्रा है और ये चूने का पानी है। यहाँ से ऊपर से फूंक मार रहे हैं तो ये चूने का पानी दूधिया हो जाता है। और अगर हम दर्पण के आगे उच्छ्वास छोड़ते हैं तो उसकी सतह धुंधली दिखाई देती है। यह नमी के कारण होता है। हमारे मुंह से जलवाष्प बाहर निकलती है जो दर्पण की ठंडी सतह पर जाकर जल के बिंदु कण बनाती है। अगर आप सर्दी में इस प्रकार से करते हो तो आपको तुरंत ही एक पतली परत दिखाई देती है। उसके ऊपर आप हाथ लगाएंगे तो आपको वो कुछ गीला भी दिखाई देगा। इसका मतलब हम जब श्वास को बाहर निकलते हैं तो उसमें जलवाष्प भी होती है। अंतःश्वसित और उच्छ्वसित वायु में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत। जब हम अंतःश्वसित करते हैं यानी जब हम बाहर ऑक्सीजन को जब हम अंदर ले जाते हैं तो उस समय 21% ऑक्सीजन होती है और 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड होती है। और जब हम बाहर निकालते हैं तो उस समय 16.4% ऑक्सीजन होती है और 4.4% कार्बन डाइऑक्साइड होती है। यानी जो 0.04% थी बाहर निकलते समय 4.4% हो गई और जो 21% थी वो 16.4% हो गई। हमारे आसपास की वायु में अनेक प्रकार के अवांछित धुएं या धूल के कण होते हैं। अब जब हम अंतःश्वसन करते हैं तो ये कण हमारी नासा गुहा में उपस्थित रोमों में फंस जाते हैं। जो बाल होते हैं ना नाक में आगे, वो रोम उसको कहते हैं, उसमें फंस जाते हैं ये। हालांकि कभी कभी ऐसे कण नासा गुहा के पार भी चले जाते हैं, तब यह गुहा की कोमल परत को उत्तेजित करते हैं जिसके परिणाम स्वरूप हमें छींक आती है। अब एक ये भी आपको जानकारी होगी कि हमें छींक क्यों आती है, तो आप उसका उत्तर बता सकते हैं कि जब कभी कभी ऐसे कण नासा गुहा के पार चले जाते हैं। कौन से कण? धुएं या धूल के कण, जो कि नाक के अंदर ही रुकने चाहिए थे, रोम में फंसने चाहिए थे, लेकिन फंसते नहीं हैं और उसको पार करके अंदर चले जाते हैं। तो ये गुहा की कोमल परत को उत्तेजित करते हैं जिसके परिणाम स्वरूप में छींक आती है। अब छींकने से क्या होता है कि अवांछित कण वायु के साथ बाहर निकल जाते हैं। इस प्रकार के कण स्वच्छ वायु ही हमारे शरीर में प्रवेश कर पाती है। जब हम छींकते हैं तो हम अपनी नाक को ढक लें जिसके द्वारा हमारे द्वारा बाहर निकाले गए कणों को अन्य व्यक्तियों द्वारा अंतःश्वसन के समय अंदर ग्रहण न किया जा सके। इसलिए छींक आती है तो उसके आगे हाथ लगा लेना चाहिए या हमें कोई कपड़े से, रुमाल से उसको ढक लेना चाहिए। धूम्रपान, कुछ लोग बीड़ी सिगरेट पीते हैं तो धूम्रपान फेफड़ों को नुकसान पहुंचाता है और धूम्रपान से कैंसर भी होता है। इससे अवश्य बचना चाहिए और जिसको कैंसर हो जाता है तो उसकी मृत्यु निश्चित है। इसलिए कभी भी धूम्रपान नहीं करना चाहिए। नियमित परंपरागत श्वसन व्यायाम, जिसको प्राणायाम कहते हैं, इससे हमारे फेफड़ों में वायु को अंदर लेने की क्षमता बढ़ती है और कोशिकाओं को ज़्यादा ऑक्सीजन की आपूर्ति होती है जिसके फलस्वरूप अधिक ऊर्जा पैदा होती है। इसलिए प्राणायाम भी करना चाहिए। प्राणायाम में पूरी क्षमता के साथ में हम श्वास को अंदर लेके जाते हैं और फिर पूरी क्षमता के साथ में धीरे धीरे उसको पूरा बाहर निकाल देते हैं। इस प्रकार से जब क्रमबद्ध तरीके से हम करते रहते हैं तो ये प्राणायाम का एक तरीका है और ऐसा करने से हमारी कोशिकाओं को ज़्यादा ऑक्सीजन की आपूर्ति होती है जिसके फलस्वरूप उनको ज़्यादा ऊर्जा की वो पैदा कर सकते हैं। अब अन्य जंतुओं में श्वसन, हाथी, शेर, गाय, बकरी, मेंढक, छिपकली, सर्प, पक्षियों जैसे जंतुओं की वक्ष गुहाओं में मनुष्यों की तरह ही फेफड़े होते हैं।
अब कॉकरोच कैसे श्वसन करता है? देखिए, कॉकरोच जिसको आप तिलचट्टा भी कहते हैं, घर में आप उससे बहुत डरते भी हैं। तो कॉकरोच एवं अन्य कीटों के शरीर के पार्श्व भाग में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें श्वास रंध्र कहते हैं। कीटों में गैसों के आदान प्रदान के लिए वायु नलियों का जाल बिछा होता है जिसे श्वास प्रणाली या वातक कहते हैं। ऑक्सीजन से समृद्ध वायु श्वास रंध्रों से श्वास नाल में जाकर शरीर के ऊतकों में मिश्रित होती है और शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं में पहुंचती है। कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड श्वास नालों में आ जाती है और श्वास रंध्रों से बाहर निकल जाती है। तो ये कॉकरोच में श्वास प्रणाल तंत्र को दिखाया गया है। अब केंचुआ कैसे श्वसन करता है? केंचुए अपनी त्वचा से श्वसन करते हैं। केंचुआ किससे करेगा? त्वचा श्वसन करेगा। केंचुए की त्वचा स्पर्श करने पर आर्द्र और श्लेष्मीय प्रतीत होती है जिसमें गैसों का आदान प्रदान आसानी से हो जाता है। मेंढक में मनुष्य की भांति फेफड़े होने के बाद भी वे अपनी त्वचा से भी श्वसन करते हैं जो आर्द्र और श्लेष्मीय होती है। अब जल में किस प्रकार से श्वसन होता है? मछलियों में त्वचा से बाहर की ओर निकले हुए क्लोम या गिल पाए जाते हैं। मछलियों में त्वचा से बाहर की ओर निकले हुए क्लोम या गिल पाए जाते हैं। क्लोम जल में घुली हुई ऑक्सीजन का उपयोग करने में उनकी सहायता करते हैं और क्लोम में रक्त वाहिनियों की संख्या अधिक होती है जो गैसों के आदान प्रदान में सहायता करते हैं। तो ये क्लोम मछली के दिखाई दे रहे हैं और क्लोम की सहायता से वह श्वसन करती है। अब पादपों में कैसे श्वसन होता है? पेड़ पौधों में पादप जीवित रहने के लिए श्वसन करते हैं। ये वायु से ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकलते हैं। इनकी कोशिकाओं में ऑक्सीजन का उपयोग ग्लूकोज के कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडन करने के लिए किया जाता है। पौधों में प्रत्येक अंग वायु से स्वतंत्र रूप से ऑक्सीजन ग्रहण करके कार्बन डाइऑक्साइड को निर्मुक्त कर सकता है और पौधों की पत्तियों में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के आदान प्रदान के लिए सूक्ष्म छिद्र होते हैं जिन्हें रंध्र कहते हैं। रंध्र यानी छिद्र। और पौधों की मूल की कोशिकाओं में भी ऊर्जा पैदा करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। यह मूल मिट्टी के कणों के बीच के खाली स्थानों में उपस्थित वायु से ऑक्सीजन ले लेते हैं। अब ये देखिए यहाँ पर ये किस प्रकार से जो मिट्टी के बीच में जो खाली स्थान है वहाँ से ये उपस्थित वायु से ऑक्सीजन प्राप्त हो जाती है। अब हम इसके प्रश्न उत्तर देखते हैं। जो पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तर हैं जो हमारी बुक के पीछे दिए हुए हैं, पाठ खत्म होने के बाद में हम उन प्रश्नों की बात कर रहे हैं। इसको स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, जब कोई धावक दौड़ समाप्त होने पर सामान्य से अधिक तेजी से गहरी सांस क्यों लेता है? कोई धावक दौड़ समाप्त होने पर सामान्य से अधिक तेजी से गहरी सांस क्यों लेता है? उत्तर होगा, जब कोई धावक दौड़ समाप्त करता है और दौड़ के दौरान भी उसे अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए वह तेजी से और गहरी सांस लेता है। इस प्रकार अधिक ऑक्सीजन ग्रहण करता है और अधिक ऑक्सीजन भोजन की विखंडन दर को बढ़ा देती है जिससे अधिक ऊर्जा विमुक्त होती है। प्रश्न नंबर 2 है, वायवीय और अवायवीय श्वसन के बीच समानताएं और अंतर बताइए। चलिए समानताएं और अंतर की हम बात करते हैं। पहले हम समानता की बात कर लेते हैं। समानताएं, दोनों में ग्लूकोज के विखंडन से ऊर्जा मिलती है और दोनों में कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और दोनों ही कोशिकीय स्तर पर होते हैं। ये तो वायवीय और अवायवीय श्वसन के समानताएं हैं। अब जो दोनों में अंतर है उस अंतर की हम बात करेंगे। वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में अंतर। वायवीय श्वसन ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है और यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। ये सबसे बड़ा अंतर है। वायवीय श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण दहन होता है और अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज का अपूर्ण दहन होता है। वायवीय श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड, जल व ऊर्जा अन्य उत्पाद है, जबकि अवायवीय इसमें श्वसन में एल्कोहल और ऊर्जा इसके अंत्य उत्पाद है। वायवीय श्वसन में अधिक ऊर्जा मुक्त होती है और अवायवीय में कम ऊर्जा मुक्त होती है। वायवीय श्वसन उच्च जीवों में होता है और
अवायवीय श्वसन निम्न जीवों में होता है। प्रश्न नंबर 3, जब हम अत्यधिक धूल भरी वायु में सांस लेते तो हमें छींक क्यों आ जाती है? अभी हमने बात की थी इसकी। अत्यधिक धूल भरी वायु में अनेक प्रकार के अवांछित कण जैसे धूम्र, धूल, पराग कण आदि होते हैं। जब हम अंतःश्वसन करते हैं तो ये कण हमारी नासा गुहा में उपस्थित रोमों में फंस जाते हैं, जो बाल होते हैं नाक में, उसमें फंस जाते हैं। यद्यपि कभी कभी ऐसे कण नासा गुहा के पार चले जाते हैं, तब ये गुहा की कोमल परत को उत्तेजित करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप में छींक आती है। और छींकने से जो अवांछित कण वायु के साथ अंदर आए थे वो छींकने के साथ ही बाहर निकल जाते हैं। इस प्रकार केवल स्वच्छ वायु ही हमारे शरीर में प्रवेश करती है। प्रश्न नंबर 4 है, 3 प्रखंडियाँ लीजिए, प्रत्येक को 3/4 भाग तक जल से भर लीजिए। इन्हें ए, बी, सी चिन्हित कीजिए। प्रखंडी ए में एक घोंगा रखिए, प्रखंडी बी में कोई जलीय पादप रखिए, सी में एक घोंगा और पादप दोनों को रखिए। अब किस प्रखंडी में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता सबसे अधिक होगी? इसका उत्तर होगा, जलीय पौधा श्वसन करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, वह ऑक्सीजन उपयोग होती है। लेकिन जब ये प्रकाश संश्लेषण करता है तब कार्बन डाइऑक्साइड उपयोग होती है और ऑक्सीजन मुक्त होती है। घोंगा केवल श्वसन कर सकता है जिसमें O2 यानी ऑक्सीजन उपयोग होती है, वह कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है। अतः तीनों प्रक्रियाओं में होने वाले गैसीय विनिमय को इस प्रकार से हम दिखा सकते हैं। प्रश्न नंबर 5, अब सही उत्तर पर में निशान लगाना। तिलचट्टों के शरीर में वायु कहाँ से प्रवेश करती है? तो ये इसका ठीक है, श्वास रंध्रों के द्वारा। इसका तीसरा ठीक होगा। इसका ख भाग है, अत्यधिक व्यायाम करते समय हमारी टांगों में जिस पदार्थ के संचयन के कारण ऐंठन होती है वह कौन सा है? वो है लैक्टिक अम्ल। और किसी सामान्य वयस्क व्यक्ति की विश्राम अवस्था में औसत श्वसन दर कितनी होती है? होती है 15 से 18 प्रति मिनट। अगला प्रश्न है, उच्छ्वसन के समय पसलियां किस ओर गति करती है? तो ये नीचे की ओर गति करती है। कॉलम ए में दिए गए शब्दों का कॉलम बी के साथ में मिलान करना है। चलिए देखिए, कॉलम ए में है यीस्ट, डायफ्राम, त्वचा, पत्तियां, मछली, मेंढक। और बी में है केंचुआ, क्लोम, एल्कोहल, वक्षगुहा, रंध्र, फेफड़े और त्वचा, श्वास प्रणाल या वातक। तो इसका उत्तर ये होगा यीस्ट। यीस्ट के साथ में मिलान होगा एल्कोहल का। डायफ्राम ये इसका वक्षगुहा के साथ, त्वचा केंचुआ, पत्तियां रंध्र, मछली क्लोम और मेंढक फेफड़े और त्वचा। प्रश्न नंबर 7 है, निम्नलिखित वक्तव्य सत्य है अथवा असत्य? हमें बताना है ये। अत्यधिक व्यायाम करते समय व्यक्ति की श्वसन दर धीमी हो जाती है, ये असत्य है, यानी ये असत्य है। ये कथन गलत है क्योंकि श्वसन की दर बढ़ जाती है। पादपों में प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में जबकि श्वसन केवल रात्रि में होता है, यह भी गलत है क्योंकि श्वसन भी रात दिन दोनों समय होता है। मेंढक अपनी त्वचा के अतिरिक्त अपने फेफड़ों से भी श्वसन करते हैं, ये बिल्कुल सही है। और मछलियों में श्वसन के लिए फेफड़े होते हैं, ये असत्य है। और अंत्य श्वसन के समय वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है, ये कथन सत्य है। तो ये सत्य और असत्य हमें लिखना था, तो क्रॉस करने का मतलब है ये असत्य है और राइट का मतलब ये सत्य हो गया। प्रश्न नंबर 8, दी गई पहली के प्रत्येक वर्ग में जीवों के श्वसन से संबंधित हिंदी वर्णाक्षर अथवा संयुक्ताक्षर दिए गए हैं। इनको मिलाकर जीवों तथा उनके श्वसन अंगों से संबंधित शब्द बनाए जा सकते हैं। शब्द वर्गों के जाल में किसी भी दिशा में ऊपर, नीचे अथवा विकर्ण में पाए जा सकते हैं। श्वसन तंत्र तथा जीवों के नाम आपको खोजने हैं। किस किस के खोजने हैं? देखिए, कीटों की वायु नलियाँ, वक्ष गुहा को घेरे हुए हड्डियों की संरचना, वक्ष गुहा का पेशीय तल, पत्ती की सतह पर सूक्ष्म छिद्र, और मनुष्यों के श्वसन अंग, कीट के शरीर के पार्श्व भाग के छोटे छिद्र, वे छिद्र जिनसे हम सांस भीतर लेते हैं, एक अवायवीय जीव, श्वास प्रणाल तंत्र वाला एक जीव,
तो इसके उत्तर होंगे श्वास प्रणाल, पिंजर, डायफ्राम, रंध्र, श्वास रंध्र, फेफड़े, नासाद्वार, यीस्ट और तिलचट्टा। ये क्रमशः जो प्रश्न नंबर 1 था, जैसे कीटों की वायु नलियाँ, तो उसको श्वास प्रणाल कहते हैं। वक्ष गुहा को घेरे हुए हड्डियों की संरचना, ये पिंजर होता है। और ये अंतिम में 9 तक आएंगे तो हम श्वास प्रणाल तंत्र वाला जीव एक तिलचट्टा होता है। अब इसका पाठ्य पुस्तक का ये कि अंतिम प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9। पर्वतारोही अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाते हैं, क्यों? अब इसके 4 उत्तर दिए हैं आपको, जो इनमें से ठीक है इस पे आपको राइट करना है। तो पर्वतारोही अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाते हैं क्योंकि 5 किलोमीटर से अधिक ऊंचाइयों पर वायु नहीं होती, ये भी गलत है। वहाँ उपलब्ध वायु की मात्रा भूतल पर उपलब्ध मात्रा से कम होती है, ये भी ठीक, हाँ ये सही है। वहाँ वायु का ताप भूतल के ताप से अधिक होता है, ये कोई सही कथन नहीं है। पर्वत पर वायु दाब भूतल की अपेक्षा अधिक होता है, ये भी ठीक नहीं है। इसका सही उत्तर होगा वहाँ उपलब्ध वायु की मात्रा भूतल पर उपलब्ध वायु की मात्रा से कम होती है। बिल्कुल नहीं होती ऐसा नहीं है, लेकिन मात्रा कम होती है, जितनी हमें आवश्यकता होती है उतनी नहीं होती। इसके लिए उनको ऑक्सीजन की आवश्यकता पूरी करने के लिए ऑक्सीजन का सिलेंडर लेकर जाना जरूरी होता है। तो ये इसके पाठ्य पुस्तक के प्रश्न थे और बहुत ही रुचिकर पाठ हमने पढ़ा है, साथ में इसके प्रश्न उत्तर भी किए हैं। और भी बहुत से प्रश्न इसमें बनते हैं और आप जैसे हमेशा बनाते हैं उसी प्रकार से इस पाठ में भी आप अन्य बहुत से प्रश्न बनाइए। जितने अधिक आप प्रश्न बनाएंगे, यदि आप किसी पाठ में प्रश्न बनाना सीख जाते हैं तो इसका मतलब आपको पाठ अच्छी तरह से समझ में आ गया है। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे, प्रश्न भी बनाएंगे और साथ में उन प्रश्नों को अपनी नोटबुक में हमेशा की तरह आप करते हो, उसी प्रकार से आप उनको करना भी है। और एक बात आपको और भी ध्यान में रखनी है कि यदि चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें।